Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनीषा पटेल मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है और इस केस के जरिए इस मेडिसिन को और कुछ ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनको बहुत कॉमनली हम हमारे क्लिनिक में अप्लाई करते हैं और उनको इस केस के जरिए हम अच्छे से और सीख पाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी आशा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनीषा पटेल मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. Good evening to all you. जी Thank you, sir. जी 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 वेलकम मैम। तो स्टार्ट करते हैं, ओवर टू यू। तो केस को एक बार नरेट कर दीजिए और जी अभी सर। जो आपका ऑब्जर्वेशन का पार्ट था वो भी साथ में बोल दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल। जी, ये थैंक केस यू। एक मेल पेशेंट का है। इसको पहले भी पेन हुआ था, 1 महीने पहले इसको पेट का। तो इसने कुछ 15-20 दिन का कोर्स लिया था एलोपैथी का, तब इसको ठीक हो गया। अभी इसको फिर से 6 दिन से वापस पेन हुआ, तो 6 दिन से ये कंटिन्यू ड्रिप लगवा रहा और एंटीबायोटिक वगैरह कुछ ले रहा था, पर इसका पेन नहीं जा रहा था। मतलब 6 डे हो चुका था जिस दिन इसने मेरे को कॉल किया था। तो मेरे को कॉल पे ही बताया इसने, तो फोन किया तो फोन करके बोलता है कि हाँ दीदी। मैंने बोला ठीक है, बोलो क्या हुआ। कि 6 दिन से मेरा पेट दुख रहा है। मतलब उसने एग्जैक्ट मेरे को 6 दिन बताया। अपन जैसे बोलते हैं कि 5-6 दिन हुआ, वैसा नहीं बोला इसने। मेरे को बोला कि मेरे को आज 6वां दिन है और 6 दिन से मेरा पेट दर्द कर रहा है। बोला ठीक है, कि अगर कुछ भी खाता हूँ तो दर्द होता है, और आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया इस डर से कि मेरा पेट दुखेगा। मतलब मैंने उसको कुछ भी नहीं पूछा, वो खुद ही अपने आप बताए जा रही थी सारी चीजें। तो फिर बता रहा है कि मैं 6 दिन से डेली ड्रिप भी लगवा रहा हूँ, इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। और फिर अपने आप से पूछ रहा था कि पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। वो मेरे से नहीं पूछ रहा था, इसलिए मैंने भी उसको कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आप में एक सवाल कर रहा था कि ये क्यों हो रहा है और ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर बोलता है कि है ना, वो मेरे को बोलता है कि मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको कि मेरे कौन से इंजेक्शन और मेरी कौन सी दवाई चल रही है। मैंने उसको नहीं पूछा कि आपका क्या चल रहा है, वो खुद ही अपने आप से बता रहा था कि मेरी ये दवाई चल रही है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। मैंने बोला ठीक है, आप कर देना। फिर वो खुद ही बता रहा है कि मेरे को 1-2 महीने, मतलब उसने एग्जैक्ट टाइम बताया था, मुझे याद नहीं है, कुछ करके 1 महीना और कुछ ऐसे डेज बताए थे उसने मेरे को, कि इतने दिन पहले भी मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, तब मैंने एलोपैथिक दवाई ली तो ठीक हो गया था। और वो नाभि वगैरह भी चेक कराते हैं ना ऐसे, कि तो वो भी कराया मैंने, पर उससे भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं ज्यादा नहीं हो जाए। तो फिर मैंने लास्ट में पूछा कि आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया क्या, कोई जांच वाच वगैरह। कि नहीं, ऐसा तो डॉक्टर ने नहीं बोला, तो मैंने भी नहीं कराया। पहले मेडिसिन ली थी मैंने तो ठीक हो गया। तो पर अभी क्यों हो रहा, फिर से अपने आप से पूछा था कि पता नहीं अभी क्यों हो रहा है ये, और ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर तब तक तो मेरे को मेडिसिन समझ में आ गई थी फील पे ही कि पेशेंट क्या है। मैं मतलब 1 मिनट का केस भी नहीं था, इतना ही था। तो फिर उसको मैंने, मेरे पास पोटेंसी में तो थी नहीं, एलएम पोटेंसी में थी मेडिसिन अवेलेबल, तो मैंने बोला एक बार आप एलएम 0/1 पड़ी थी तो ये ले लो आप, बाकी नहीं होगा तो मैं आपको 1 एम में पहुंचा दूंगी, ऐसे करके। तो उसने 0/1 को ही है ना 2 बार लिया था डिजोल्व करके। तो 2-3 घंटे बाद तो उसका कॉल आया था, तब तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी उसकी, कि अभी मुझे बिल्कुल ठीक हो गया और मैंने खाना भी खा लिया और आज मैं ड्रिप लगवाने जाने वाला था, नहीं गया, मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रिकॉर्डिंग मैंने डाली है वो 7-8 दिन बाद की है। अभी बिल्कुल ठीक था वो, पर वो ले ही रहा था कंटिन्यू कुछ, मैंने प्लेसिबो वगैरह कुछ दे नहीं पाई, तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, ले लो आप उसको, कंटिन्यू कर लो। बस इतना ही केस था। हाँ सर, अब आप देखिए। जी, थैंक यू मैम। जी बताइए, एक दो लोग अपना एनालिसिस शेयर कीजिए और फिर हम जल्दी से डिस्क्लोज करके वाइंड अप करेंगे। हेलो।
जी बताइए प्लीज, कौन सा मेडिसिन या कौन से रूब्रिक या जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है कि इसको लेके थोड़ा शेयर कीजिए, फिर हम इसको डिस्क्लोज करते हैं जल्दी से। सर ये कंटिन्यू ग्रुपिंग कर रहा है। जी मैम, ग्रुपिंग वाला पेशेंट कैसे एग्जैक्टली टाइम या डेट बताएगा कि कितने दिन से है? पर वो क्लियर कट इसलिए बता रहा है कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, यानी वो ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रूथ में है कि ये मुझे यही डेट पे हुआ है। तो मैं क्लियर कट अपनी हिस्ट्री दूंगी तो आगे जाके मैडम मुझे मुझे हेल्प करेंगे। यही अंडरस्टैंडिंग जी मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ सर। जी। तो हमको मतलब ऐसे गैस नहीं करना होता है क्या? ऐसा कहीं भी केस में मेंशन्ड है या पेशेंट ने बोला है? तो नहीं, ये पेशेंट ने हम तो एक, जी, हाँ हाँ, आप कंप्लीट कीजिए। ओके, बस मैं तो ये मैडम ने अभी जो बोला उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। जी जी, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत रॉन्ग हैं, बट ये है कि पेशेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। और ये हम कई बार, बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं कि खुद से अज्यूम कर लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि पेशेंट का फीलिंग ये है, इंटेंशन ये है बोलने का, जबकि ऐसा हम्म करना नहीं होता है। हमको पेशेंट से कंफर्म करना होता है। अगर हम्म आपको ऐसा फील आए पेशेंट से बात करते हुए, तो आप उसको पूछिए कि मतलब जो भी वो बोल रहा है, उसके हम्म बोलने के जो फीलिंग है पीछे की, उसकी कोर हम्म फीलिंग है, उसका वाई है, उसका हाउ है, वो क्या है। तो जैसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको डर किस चीज से लगता है, पेशेंट ने बोला मेरे को सांप से डर लगता है। तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि सांप से डर क्यों लगता है? तो वो बोलेगा कि सांप मेरे को काट ना ले। तो हमको बोलना चाहिए कि अगर काट लेगा तो क्या हो जाएगा? तो वो बोलेगा कि अगर वो काट लेगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर उसको सांप का या सांप के काटने का डर नहीं है, मरने का डर है। तो उसने बोला कि मेरे को सांप से डर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि हमको फियर ऑफ स्नेक ले लेना चाहिए। तो हमको उसके पीछे का वाई समझना है कि एग्जैक्टली उसको सांप से डर है तो क्यों है, तब हम उसकी कोर फीलिंग तक पहुंच पाएंगे। क्लियर हुआ मैम आपको ये पॉइंट? यस यस यस, डेफिनेटली सर। जी मैम, थैंक यू मैम। जी और बताइए। जी और कोई शेयर करेंगे? जी। और दूसरा ये जो है कि ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग में मतलब हम ग्रुप करते हैं। जैसे हमको मोहंती सर या नरेंद्र गुप्ता सर हमको ये रूब्रिक एक्सप्लेन करते हुए बोलते थे कि लाइट चला गया है और हमको पता है कि हमारे कमरे में लाइट का स्विच कहाँ पर है या स्विच कहाँ पर है। तो लेकिन अंधेरा है तो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है एग्जैक्टली, लेकिन हमको पता भी है। तो पेशेंट, तो हम क्या करते हैं, टटोलते हैं ऐसे हाथ अ, आगे करके लेके जाते हैं उसकी तरफ कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ऐसे टटोल रहे होते हैं। तो ग्रोपिंग में कुछ उस तरह का जेस्चर रहता है, उस तरह का फेस एक्सप्रेशन रहता है, पेशेंट टटोल रहा होता है, ग्रोप कर रहा होता है। हाँ, मनीषा मैम आप ऐसा कीजिए, एक बार डिस्क्लोज कर दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं जो भी रहेंगे क्वेरीज। जी सर। 2 मेडिसिन आई हैं, स्ट्रामोनियम और फास्फोरस। तो कांग्रेचुलेशन सबको जिसने फास्फोरस बोला है। इसका रूब्रिक्स मैं बताती हूँ जो मैंने लिए थे।
मैंने तो फील भी दिया था, फिर बाद में बनाए थे मैंने। सबसे पहले तो पेशेंट ये कम्युनिकेटिव है, ये हर चीज इसने खुद से बताई मेरे को, सारी चीज, मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। दूसरा, ये मेरे को बोल रहा था कि मैं आपको मेरे क्या क्या चल रहा है मैं व्हाट्सएप करता हूँ। इसको मैंने नहीं पूछा कि आपका क्या चल रहा है, आपने क्या लिया, कौन सा इंजेक्शन ले रहे हो, कौन सी दवाई ले रहे हो, ये खुद ही मुझसे मुझे कम्युनिकेट कर रहा था कि मैं क्या क्या ले रहा हूँ मैडम, आपको पता चले ताकि। दूसरा था इसका एंजाइटी इन डार्क, ये खुद से सवाल कर रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तीसरा, इसने लास्ट में मेरे को बोला था कि मैं ठीक हो जाऊंगा 1-2 मंथ में, ले लूंगा दवाई अगर थोड़ा सा आराम हो जाए तो मतलब थोड़ी लाइट चाहता है, थोड़ी लाइट दो आप मेरे को, तो मैं 1-2 महीने ले लूंगा दवाई। टॉकिंग को बिजनेस भी कर रहा है साथ में कि मैं थोड़ा आराम मिलेगा तो ही मैं 1-2 महीने ले लूंगा। फिर ऑफ सफरिंग है इसमें, डर लगता है खाऊंगा तो पेट दुखेगा। बस ये 3-4 रूब्रिक्स मिले थे मेरे को। बाकी फील था इसका कि जो ये बता रहा था, बताने का जो तरीका था इसका, कि मुझे 6 दिन से इसने फोस्फोरस हमेशा ऐसे एग्जैक्ट बताता है। उसने मुझे सारी पहले वाली हिस्ट्री दी, जैसे कि मुझे 1 महीना 12 दिन कुछ बताया था समथिंग, वो भी एग्जैक्ट बता रहा है। 20 दिन मैंने कोर्स लिया था, पूरा हर चीज इसकी एग्जैक्ट रहती है फोस्फोरस की, कि वो आपको ऐसे पूरा काउंट करके बताएगा, डेट वाइज बताएगा। फोस्फोरस का पेशेंट पहले भी था मेरा, वो भी उसने मतलब पूरी डिटेल दी, तो हर डेट वाइज बता रहता है उसको सारी चीजें। तो पहला तो फील यही रहता है फोस्फोरस से कि वो हर मतलब डेट वाइज बताएगा सारी चीज अपन को, और खुद से क्वेश्चन करता है वो हमेशा। अपन को नहीं बताएगा कि मतलब क्या हो रहा है। मैंने 2 बार इसने बोला, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसको आंसर दूं कि नहीं दूं, ये अब मेरे से पूछ रहा है कि खुद से पूछ रहा है। तो ये फोस्फोरस का, ये मैंने मेंटोर से सीखा था कि फोस्फोरस खुद से सवाल करता है, वो अपन को नहीं पूछता कि मुझे पता लग जाए तो मैं ही ठीक कर लूं इसको यूं। तो मैंने इसको फोस्फोरस 0/1 का एलएम पोटेंसी मेरे पास था नहीं दूसरा अवेलेबल उस पर पास में, तो मैंने यही दिया था, तो उसी से वो हो गया था ठीक। वेरी नाइस मैम, वंडरफुल केस, और बहुत छोटे केस में और इतनी जल्दी आपने इतना ब्यूटीफुली इस रेमेडी को पकड़ा। और जैसा कि आपने बताया कि आपने फील पे दिया, तो प्लीज आप उस फील को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, जो आपका सर एंट्री है, जो ये। देखी थी। जी हाँ सर। जी सर बोलिए। जी जी, यही मतलब जो आपके फील के थ्रू आप जाके इसको क्रैक किया केस को, वो भी बता दीजिए। वो एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ज्यादा काम का रहेगा। स्ट्रामोनियम का जो फियर रहता है ना उसके बोलने के तरीके में, वो नहीं था इसमें, ये कॉन्फिडेंट था। दूसरा कम्युनिकेटिव तो ये था ही, इसको कुछ भी पूछने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, खुद से मुझे सब कुछ बता रहा है कि आप ये चल रहा है देख रहा है, तो कम्युनिकेटिव तो पूरा था ही ये। और तीसरा मुझे फोस्फोरस का ये है कि ये खुद से पूछता है, खुद से क्वेश्चन करता है ना, कि वो फोस्फोरस रहता है जो कि क्या है ये, मुझे क्यों हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो वो खुद से क्वेश्चन करता है, तो अपन को वहां पे ऐसा लगता है कि ये अपन से पूछ रहा है कि खुद से सवाल करा, आंसर देना है कि नहीं देना है इसको। तो मैंने भी इसको कुछ नहीं बोला, कोई लाइट नहीं दी। तो ये अपने आप से क्वेश्चन किए जा रहा था बार बार कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस ये 2-3 जो मेरे फील था उसी पे मैंने देख लिया कि फॉस्फोरस ही है। फिर मैंने कंफर्म तो लास्ट में हो गया था कि 1-2 महीने ले लूंगा अगर अब थोड़ा आराम हो जाए तो वहां पे 2 रूब्रिक्स और बन गई कि ये लाइट डिजायर और टॉकिंग और बिजनेस में है। तो वहीं पे कंफर्म हो गया था बस, मैं मतलब 1 मिनट का भी नहीं था केस, इतनी बात हुई थी हमारी बस। वेरी नाइस मैम, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प हो गई है। हाँ सर, आपसे बहुत सीख अच्छा रहे हैं पकड़ा तो। मैम। नहीं नहीं, हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। और जैसा मैम ने ये बताया ना, तो जो खुद से वो पूछ रहा है, जैसे मैम बता रहे हैं, तो फास्फोरस तो क्या रहता है ना, लाइट डिजायर में भी, एक सेकंड में चेक कर लूँ, रॉन्ग ना बोल दूं। हाँ, लाइट डिजायर में भी है। तो मतलब फास्फोरस के लिए लाइट यही है कि उसको जिस चीज की जानकारी नहीं है उसको जानकारी चाहिए, इसलिए एंजाइटी डार्क में है। तो जब वो डार्क में रहता है तो एंजाइटी हो जाती है उसको। एंजाइटी मतलब हमको बंदे के फेस से दिखाई देता है, एक अनइजीनेस उसके अंदर दिखाई देगी, एक थोड़ा डर होगा, एक थोड़ी घबराहट, बेचैनी, इस तरह की फीलिंग होती है, अनइजीनेस होती है उसके अंदर। तो ये एंजाइटी होती है, तो ये उसके फेस से हमको दिखाई देगी। तो हमको हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी पेशेंट हमको कुछ भी बोलता है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या है, हमारा कोई क्वेश्चन करते हैं उसकी वीकनेस को लेके या उसके प्लस पॉइंट को लेके, तो वहां पर उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, वो कैसे बोलता है, उसका टोन क्या रहता है, इन चीजों को हमने ऑब्जर्वेशन में लेके आना होता है, ये इन चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। तो आप हमेशा
ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम कीजिए अपनी, जितना ज्यादा इसको अच्छा करेंगे उतना ज्यादा आपकी केस टेकिंग इजी हो जाएगी। ये जो वर्जन के ऊपर एक थोड़ा ट्रेंड सा भी हो गया है, ये उतना सही नहीं है। हमको हमेशा ऐसे ही नहीं होता है कि हाँ पेशेंट ने हमको कुछ बोला और हमने झट से कुछ रूब्रिक बनाए और हमारा केस निकल गया। तो प्लीज खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहिए और डीप जाते रहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अ, अच्छा करते रहिए। तो कई बार किसी रूब्रिक के थ्रू एंट्री हो जाती है, कई बार फील्ड के थ्रू होती है, कई बार फिजिकल के थ्रू भी होती है। तो अलग अलग तरह से रहती है, अलग हर केस की अपनी एक नीड रहती है। तो हमको उसी तरह से प्रिपेयर खुद को रखना चाहिए। तो अभी बताइए, किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस केस को लेके? इस केस में फियर ऑफ सफरिंग, एंजाइटी, डार्क थीम, कम्युनिकेटिव, ये मैम का ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक था। और वो था कि जैसे उसने एग्जैक्ट 5 डेज ही बताया, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो ऑब्जर्वेशन के जो रूब्रिक है, ये तो हम रिटर्न के रिटर्न केस में उस तरह से वो नहीं कर सकते। लेकिन फास्फोरस का क्या रहता है, एक ऑरा रहता है, वो आपके पास आता है ना, तो एक अफेक्शनेटली वो आपसे अटैच हो जाता है और उसकी टोन में आपको वो एनर्जी फील होगी। वो क्या बोलते हैं, मैं अब अभी उसके लिए मेरे को एक वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने मेरे केसेस में देखा है उनकी टोन में एक अलग जैसे लैकेसिस होता है ना, वो वाइवेशियस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस में थोड़ा सा अलग टच होता है, वाइवेशियस, लेकिन एक अफेक्शनेट, एक अलग तरह का होता है, अलग लेवल का होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही मिलेगा आपको फास्फोरस, ऐसा भी मिल सकता है कि आप उससे कितने भी क्वेश्चन करो, वो एक सिंगल वर्ड में आंसर भी नहीं करेगा। मेरा एक ऐसा ही पेशेंट था, छोटा बच्चा था, मैंने इतने क्वेश्चन किए, इतने क्वेश्चन किए, उसने मुझे एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। और क्लिनिक में उसको फास्फोरस देते ही उसके फादर बोल रहे हैं कि अभी इसका बॉडी जो है अभी ठंडा है, पहले गर्म था, काफी गर्म था, इसको फीवर था, लेकिन अभी बिल्कुल ठंडा है। लेकिन उसने मेरे को एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। तो आप एक बार आंसरिंग या इस तरह के जो रूब्रिक हैं, तो फास्फोरस के चेक करेंगे, आपको 30 से 40 रूब्रिक्स ऐसे मिले। एक तरफ वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है, क्यूरियस है, वॉचिंग ऑल डायरेक्शन है, वॉचफुल चिल्ड्रन है, ये सब रूब्रिक है। लेकिन ओपोजिट स्टेट भी हमें मिलता है। तो जैसे सीपिया है, डांसिंग में रहती है, फिर इंडिफरेंस में चली जाती है, ठीक है। तो ओपोजिट पोलैरिटी में हमारा पेशेंट लैंड होता है। तो अगर हम किसी भी रेमेडी की हमको जर्नी अच्छे से पता है कि उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ती है उसकी, और फिर वो कैसे डिजीज स्टेट में लैंड करती है, तो ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्रेजुडाइज भी नहीं होना है। तो अभी प्लीज जल्दी से कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज पूछिए। हेलो मनीषा मैम। हाँ मैम। जी मैम। हाँ मैम, ये शुरुआत में आपने जो सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस ही लिखा है कि मेरा रिलेटिव नहीं है लेकिन मुझे दीदी बोल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग रुब्रिक लगा ले सकते हैं, क्लिंगिंग, ग्रास्पिंग, सॉरी, क्लिंगिंग फर्नीचर एंड पर्सन टू। और जो आपने बिल्कुल। फॉलो अप का वीडियो डाला है वो थोड़ा लैंग्वेज से मेरे को समझा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जब आपके पास आ रहा है पेशेंट तो आपको दीदी बोल रहा है, क्लिंग कर रहा है, और जब आप उसको फॉलो अप के लिए कॉल कर रहे हो तो ये पेशेंट जैसे आपको पहचानता नहीं, ऐसा उसका रिएक्शन था स्टार्टिंग में। मतलब उसका काम जी। हो गया अभी, तो चलो अभी आपकी जरूरत नहीं, ये भी एक फॉस का शेड रहता है। दूसरा, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो किसके लिए तो भी शायद आपसे मेडिसिन मांग रहा है, फीवर का भेज देना करके। तो इसका ये बिजनेस भी हो सकता है शायद, और ये अवेराइज भी है, और दे दो, मिल रहा है तो ले लो। तो ये फॉलोअप का मुझे इतना क्लियर नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ा समझने में दिक्कत था, लेकिन ये क्लिंगिंग तो स्टार्टिंग में ही आपके पास आते ही के साथ शुरू हो गया है। तो इसको थोड़ा क्लियर कर दो तो और फॉस का शेड क्लियर हो जाएगा सबके लिए। बिल्कुल मैम। वो लास्ट में उसके बेटे के लिए दवाई मांग रहा था कि मेरे बेटे को भी फीवर आता है ऐसा करके, तो फिर मैंने उसका बाद में लिया था केस। ओके। जी। हाँ सर। तो हेलो सर।
मुझे शुरुआत में जी जो उसने कहा था वो मुझे अफेक्शनेट लगा, बजाय और किसी चीज की वो अफेक्शनेट है, इसलिए शायद उसने कहा जी इंस्टेड ऑफ क्लिंगिंग। मुझे क्लिंगिंग जैसा फील नहीं आया, हो सकता है मे बी, लेकिन मुझे अफेक्शनेट ही लगा था, इसलिए मैंने अफेक्शनेट ही लिया था एक्चुअली। जी नहीं, अफेक्शनेट भी लिया आपने, बिल्कुल सही है। और क्लिंगिंग में मतलब क्या होता है कि जैसे माधुरी मैम ने बताया, क्लिंगिंग भी हो सकता है कि कई बार हो सकता है कि फास्फोरस क्लिंगिंग में भी है तो क्लिंग भी हमको करता है। लेकिन क्लिंगिंग में क्या रहता है कि हमको एक थोड़ा अनईजी फील होता है। जब भी हमको पेशेंट क्लिंग करता है ना, तो हमको अनईजी फील होता है, क्योंकि वो हमको ऐसे क्लिंग कर देता है, कर लेता है। तो वहां पर हमारे अंदर एक अनइजीनेस की फीलिंग आएगी, उसी को समझना है। जब पेशेंट अफेक्शनेट होता है तो हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। अपने आसपास, आपके फैमिली, आपके घर के आसपास ऐसे जो पड़ोसी हैं, या आपके नॉन लोग हैं, या मोस्ट मतलब एल्डर एल्डर्स रहते हैं, बड़े ओल्ड एज के जो लोग रहते हैं, उनमें आप कई बार कई फीमेल्स को पाएंगे कि बहुत प्यार से बात करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है अंदर से। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए मीठा बोल रहे होते हैं, सच में वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं। तो ऐसे लोगों से बात करके हमको एक गुड फीलिंग आती है, वो अफेक्शन हमको अंदर से फील होता है। तो अफेक्शनेट ऐसी फीलिंग रहती है। बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे कि वो अच्छी खूब तरक्की करे, खूब पढ़े, खूब नाम रोशन करे, बहुत प्यार से। तो ये अफेक्शनेट रहता है। क्लिंगिंग में थोड़ा हमको अनईजी फील होता है, हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि जब वो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा आपको एक तरीके से जिसको कहा जाए कि फ्लैटरिंग टाइप की होने लगी, क्लिंगिंग जी विद, तो फ्लैटरिंग जो लगती है वो फिर थोड़ा सा अनईजी सा फील आने लगता है। तो शायद मुझे लगता है कि उस वजह से, लेकिन इसमें अफेक्शनेट का एक तो फोन पे भी था, सामने नहीं था, आपके फोन पे था, तो अफेक्शनेट ही ज्यादा लगा इस वजह से। जी बहुत इजीली जुड़ जाता है। जैसे आप सोचिए ना कि जैसे आपको फर्स्ट टाइम कोई फीमेल पेशेंट बात करे, तो वो तुरंत जैसे ही आपसे बातचीत स्टार्ट होती है तो भैया भैया कहकर आपको बात कर रही। तो ये उसका एक तरीका है ना, आपके साथ एक रिश्ता बनाने का, आपके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करने का, आपके साथ जुड़ जाने का। वरना कहाँ ऐसे होता है कि जिसके साथ हमारी पहली बार बातचीत हो रही है, वो हमको इस तरह से बुलाए, बोलकर भैया। तो ये फास्फोरस का रहता है। और मैंने भी पर्सनली ऐसे केसेस में देखा है, तो ऐसा होता है, वो बहुत इजीली जुड़ जाता है आप। फास्फोरस जो पढ़ाया था उसमें आपने एक लेडी का केस था, वो दिखाया, तो वो आपको भैया भैया बार बार जो है जी जी बार बार बोल रहे याद था मुझे तो अच्छे से। थे। जी जी बिल्कुल सर। हेलो सर। जी मैम। सर यहाँ पे ब्रदरहुड सेंसेशन भी ले सकते हैं हम, ऐसे बिहेवियर अगर किसी का ब्रदर है तो? ब्रदरहुड ब्रदरहुड सेंसेशन भी एक तरह से ले तो सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी कम मेडिसिन है। तो ये एक तरह से कोर फीलिंग है फास्फोरस का। तो बड़ी प्यारी एक तरह से रेमेडी है, लेकिन बिजनेस माइंडेड भी रहता है तो एक टाइम के बाद फ्लैट हो जाता है वो। नेक्ड कॉर्स टू बी में है तो एकदम नेक्ड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। फिर सबको सब दिख जाता है कि ये जो सब दिखाता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अंदर से इसका प्योरली इंटेंशन जो है, बिजनेस है, उसका अपना बेनिफिट है। तो बड़ा रेमेडी है। बहुत केस आते हैं। अगर एक बार आप इस ये जो मेन मेन पॉइंट है फास्फोरस को लेके, और मेन जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, मतलब आप वर्ड्स के ऊपर, पेशेंट के वर्जन के ऊपर
अगर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहते हुए अगर उसकी फील को समझ सकते हो, उसके फेस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका वाई एंड हाउ समझ सकते हो, तो बहुत इजी है। अदरवाइज आप मतलब गोते लगाते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। जी, और बताइए, किसी का कोई क्वेरी है? सर नमस्ते सर, ग्रुपिंग एज इफ ये एक्सप्लेन कीजिए सर, बताइए ना इसके बारे में। ग्रुपिंग का मैम, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मोहंती सर, नरेंद्र गुप्ता सर, जब हम भी स्टूडेंट थे, आज अभी भी स्टूडेंट ही हैं, जस्ट थोड़ा टाइम हम पहले सीखे, इतना ही डिफरेंस है। तो क्या होता है कि जैसे हमारे रूम में लाइट चली गई है, एकदम अंधेरा हो गया है, तो हमको पता है कि स्विच कहाँ पर है, लेकिन एग्जैक्ट हम उसके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके लिए टटोलते हैं कि यहाँ पर है। हमको पता है कि उठ के किधर को जाना है, किधर हाथ लेके जाना है, तो लेकिन अंधेरा बिल्कुल हो गया है, तो हमको एग्जैक्ट अभी कहाँ पर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा टटोलते हैं हम। तो इसी तरह ग्रुपिंग में भी टटोलता है पेशेंट, मतलब वो टटोलेगा। जैसे एग्जैक्टली अभी मेरे को वर्डिंग याद नहीं है, स्ट्रामोनियम का ही पेशेंट था वो, मतलब एक के बाद एक शायद सोच रहा था कि इसके चलते, ये खाने के चलते मुझे हो रहा है, या उसके चलते हो रहा है, इस तरह वो एक के बाद एक ऐसे कुछ बोल रहा था। मैं ग्रुप में डालूंगा उसको, डाल दूंगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट के वर्जन में जब हम बताते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मैं जरूर डालूंगा उसको कि ये हेलो आपको क्लियर हो जाए। ओके सर। हेलो जी सर, मेरे पास क्वेश्चन था, मैं बताऊं ग्रुपिंग एज इफ डार्क। हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, वेलकम। सर वो पेशेंट क्या करते हैं कि एक डॉक्टर नहीं तो 10 डॉक्टर पूछेंगे, घर पे कोई है समझो फिजियोथेरेपी भी कर रहा है तो उसको भी पूछेंगे, इससे ऐसे हो रहा है, मुझे तो ये हो सकता है, क्या क्यों हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे। यानी वो हर तरह से टोलेंगे, सिर्फ फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदा ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, यानी कहीं से उसको रे मिल रहा है क्या, यानी उसको अच्छा होना है और इसका कॉज क्या है, इसके पीछे ये ज्यादा लगेंगे कि अच्छा होने वाला है या नहीं, इसका कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, मुझे इसमें से बाहर कैसे निकलूं मैं। तो इसके लिए वो हरदम कोशिश करते रहे जैसे। जी मैम, जी बहुत अच्छा बताया, मतलब वो ग्रो करता रहता है। तो ये पास पास के रूब्रिक है, एंजाइटी डार्किन है, लाइट डिजायर है, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है। तो जस्ट ये उसके फेस एक्सप्रेशन से हमको क्लियर होते हैं कि और दूसरा कि इसकी टोटलिटी क्या है उससे। तो कई बार हमको लग रहा होता है कि पेशेंट कम्युनिकेटिव है, लेकिन जो टोटलिटी है उसमें कम्युनिकेटिव रूब्रिक फिट नहीं हो रहा होता, तो फिर ऐसे रूब्रिक को हमने छोड़ देना होता है। सर उसका खुद से बात करना वो क्या था? जी, वो खुद से बात करना वही है ना, एंजाइटी डार्किन है वो। अच्छा, मुझे लगा कि सेल्फ टॉकिंग ऐसा कुछ रूब्रिक है क्या? जी, वो उसमें जैसे मटरिंग आप सोच सकते हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं आप, तो मटरिंग सोच सकते हैं। यस सर। नमस्ते सर सर। यहाँ पे टॉकिंग बिजनेस क्या लिया है सर, क्यों लिया है? हाँ, जी मनीषा मैम, प्लीज रिप्लाई कीजिए कि आपने कैसे लिया। हाँ, जो पेशेंट जो लास्ट में बोला ना कि मैं 2 महीने दवाई ले लूंगा पर थोड़ा आराम होना चाहिए, तो वहाँ यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा है ना कि पहले थोड़ा आराम दीजिए आप मुझे, फिर मैं 1-2 महीने ले लूंगा उसको। तो दोनों दोनों रूब्रिक्स लग रहे हैं यहाँ पे। लाइट डिजायर की थोड़ा आराम दे दो, लाइट दे दो आप मेरे को, तो मैं कंटिन्यू करूंगा।
तो दोनों ही रूब्रिक्स यहाँ पे लग रहे हैं, टॉकिंग ऑफ बिजनेस और लाइट डिजायर। ओके मैम, थैंक यू। जी दत्तात्रेय सर बोलिए, हाँ आप सर, क्या बोल नमस्ते रहे थे? जी। सर मैं जी ग्रुपिंग का नमस्ते सर। थोड़ा सा, हाँ, ग्रुपिंग का एक पेशेंट का उदाहरण देना चाहता था मैं। वेलकम मुझे सर। एक पेशेंट का फोन आ गया और वो फोन पे वो पेशेंट पूछ रहे मुझे कि सर पेट में बहुत ऐसा जलन हो रहा है। सर क्यों हो रहा है होगा ये? क्या मैंने उस दिन वो होटल में एक खाना खाई थी उससे तो नहीं हो रहा? देखो हाँ, वो खुद ही बोल रहे हैं। या मुझे लगता है सर वो पेन किलर खाए थे शायद उससे हो रहा है क्या? या सर मैंने वो आइसक्रीम खाए थे उस दिन, वो थोड़ा सा ठंडा रहता है तो उसका अलग रिएक्शन आ सकता है, उससे हो सकता है क्या सर? तो ऐसे वो खुद टटोलते रहता है कि सर इससे तो नहीं हुआ होगा, उससे तो नहीं हुआ होगा। मतलब वो खुद ऑप्शन भी ढूंढता है और खुद की वो क्वेश्चंस करता है। तो उसको अपन ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क, जैसे हम अंधेरे में टटोलते रहते हैं कि हमें टॉर्च चाहिए, तो ये तो टॉर्च नहीं, ये तो क्या है, ये अलग चीज है, ये पेन है वगैरह, ऐसा वो टटोलते रहता है। तो इसे ये जो वर्जन है उसको हम ग्रुपिंग एज इफ डार्क ऐसा रूब्रिक्स लेते हैं। ये बताना सर। जी सर, सर थैंक यू लेकिन सर। इसको हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? रीजन दे रहे हैं ना वो सब, ये हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है। रीजन नहीं दे रहा है ना मैम, वो खुद मतलब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में उसको अपना ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पता होता है, उसके लिए वो बहुत रीजनेबल बात करता है, बहुत रीजनेबल लॉजिक देता है, बहुत रीजनेबल एक्शन लेता है, और उसको सामने वाला भी मानता है कि हाँ यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। समझे ना आप? यस सर, यस सर। यहाँ पर उसको कंफ्यूजन है कि ग्रुपिंग किसके एज चलते इफ हुआ, मैं डार्क सर डालूंगा। है। प्रणाम जी सर। जी प्रणाम सर। ग्रुपिंग एज इफ डार्क है सर। जी 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 थैंक यू सर। जी सर। तो मैं डाल दूंगा जैसे दत्तात्रेय सर ने बताया है ना, वो मेरा पेशेंट ऐसे ही बोल रहा। जी माधुरी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में मैडम वो एक ही रीजन देगा और उसको वो एकदम उस पर ठाम रहेगा। अभी ग्रुपिंग का सर ने जैसे आपको एग्जांपल दिया, तो उसके दिल दिमाग में 4-5 चीजें चल रही है, वो एक चीज पे भी फिक्स नहीं है, कायम नहीं है, उसके दिल दिमाग में वो कंफ्यूजन टोटल चलता रहता है। जैसे बराबर उन्होंने कोरिलेट करके बोला आपको कि आप समझो अंधेरे रूम में है, आपको एक आध चीज चाहिए तो आप ढूंढोगे ना, ये है क्या, ये है क्या, वैसे ये उसकी रीजन ढूंढ रहा है। मुझे ये हो रहा है, डॉक्टर को नहीं लाइट मांग रहा है, वो खुद ही क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही आंसर किए जा रहा है खुद को। मतलब ये अंधेरे में ग्रोप कर रहा है क्या है क्या है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में आपको पेशेंट एकदम फुल एंड फाइनल बोलेगा, क्या है ना डॉक्टर, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। तो हमको भी उसको मानना पड़ता है, हाँ बराबर चीज है, ये जो बोल रहा है ये हमको भी पटता है, हमको भी जचता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बोलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक ओके। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से बताया आपने, एक्सप्लेन किया। तो सीमा मैम, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि हमको पेशेंट के फेस को, उसके जेस्चर्स को, उसके फेस एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना है, ये चीज सबसे वाइटल रोल प्ले करती है। पेशेंट फियरफुल होगा, लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है नहीं है, तो हम उसका फियर कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि पेशेंट फियरफुल है। जैसे स्ट्रामोनियम बहुत ज्यादा अफेक्टेशन में रहता है, आप कभी उसका फियर नहीं पकड़ पाओगे जब तक वो अफेक्टेशन में है, जब तक वो आपको बिल्कुल डर के क्लिंग नहीं कर लेगा, क्या जब तक वो बिल्कुल उस स्टेट में नहीं चला जाएगा जहां पर वो जिसको देखता है उसको क्लिंग कर लेता है और क्वेश्चन करता है कि ये कुछ बड़ी बात तो नहीं है, कुछ सीरियस तो नहीं है डॉक्टर, कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो वो एकदम टेरर की स्टेट जो उसकी आती है, उससे पहले वो बहुत डिफरेंट रहता है, बेलाडोना की तरह लगेगा, प्लेटिना की तरह लगेगा, ब्रेक्ट्रम की तरह लगेगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप उसको पकड़ लोगे कि ये अफेक्टेशन है, ये फेनिंग है। फेनिंग को तो हम कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे अगर हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है कि पेशेंट फेनिंग कर रहा है, वो बीमारी का ढोंग कर रहा है। तो हमको
इस चीज को अच्छा करना है। इसके ऊपर आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इन चीजों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यस सर, थैंक यू सर। यस जी मैम। तो देखिए माधुरी मैम ने ऐड किया, दत्तात्रेय सर ने ऐड किया, इससे पहले एक और मैम का मैं नाम भूल गया, शायद क्या नाम है उनका, भूल गया, उन्होंने ऐड किया। किरण तो जब जी किरण मैम, जी किरण असावा मैम जी, तो उन्होंने ऐड किया। तो ऐसे जब अपनी अपनी नॉलेज सभी शेयर करते हैं तो उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही प्लीज आप सभी लोग बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए। इससे क्या होगा, आपका लर्निंग का पेस जो है, उसका स्केल जो है, उसका स्पीड जो है वो बढ़ेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वाइंड अप करें या किसी का कोई और क्वेश्चन है? फास्फोरस बहुत प्यारा रेमेडी है, बहुत बड़ा रेमेडी है, अलग अलग इसके फैसेट हैं, लेकिन आप इसको समझ सकते हो अगर आपको फास्फोरस का जो वाइब रहता है कि कैसा वाइब्स आता है, उसका टोन कैसा रहता है, अगर वो आपको पता है तो आप उसको पकड़ सकते हो। कि जैसे फ्रिवुलस में आपको बेलाडोना भी मिलेगा, आपको सल्फर भी मिलेगा, आपको लैकेसिस भी मिलेगा और दूसरी रेमेडी भी मिलेगी, लेकिन सबका फ्रिवुलसनेस अपना यूनिक है, सबका लाइट डिजायर अपना यूनिक है। तो अगर आपको ये पता रहेगा तब आप उसको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं और हर केस में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और ये सीखना है कि आप कैसे उस रेमेडी की जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसके साथ आप खुद कैसे कनेक्ट होते हो, आप पर्सनली उससे कैसे जुड़ते हो, उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हो। तो यही आपको सीखना है, समझना है। तो आज की इस वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनीषा पटेल मैम फॉर ए वंडरफुल केस। छोटा केस जरूर था, लेकिन कुछ रूब्रिक्स बहुत ब्यूटीफुली इस केस के जरिए एक्सप्लोर हुए हैं। जी मनीषा मैम बोलिए। थैंक यू सभी को। छोटा सा केस था जी केस छोटा जरूर था, लेकिन रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो केस के थ्रू जो फास्फोरस का फील है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके थ्रू हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े केसेस निकलेंगे, पैथोलॉजी चाहे कोई भी हो। तो कोई भी केस छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, हर केस केस होता है। चाहे वो कोराइजा का सिंपल कफ एंड कोल्ड का हो, चाहे उसमें कोई सीरियस पैथोलॉजी हो, हमारे लिए वही 1 मिलियन क्वेश्चन जो करके बोला जाता है कि मेडिसिन कौन सा है, उसके तक हम कैसे पहुंचते हैं। वो जो प्रोसेस, जैसे हमारे दिलीप जानी सर बोलते हैं कि रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेमेडी तक पहुंचने का प्रोसेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमको सीखना है और इसी तरह एक दूसरे से सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर माधुरी मैम, डॉक्टर दत्तात्रेय सर, डॉक्टर किरण मैम और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो बिग कंग्रेचुलेशंस टू अवर रिस्पेक्टेड विनर्स। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। वेलकम मैम।